हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इकोनॉमिक प्लानिंग वाले चैप्टर को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने 12 5 ईयर प्लान जो थे उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ख़त्म कर लिया है। प्लानिंग कमीशन के बारे में देखा था। चलो देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या अचीव करा और उसकी कुछ चुगलियाँ करेंगे, कुछ बुराइयाँ करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या अचीव करा, कुछ तो अच्छी बात होगी ना, लेकिन जब उसकी बुराइयाँ करेंगे तब देखेंगे कि 2017 में उसको रीजुवेनेट करके नीति आयोग क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट्स की, क्या उसने अचीव करा। जीडीपी देखो, प्लानिंग कमीशन जब से बनी 1950 में और उसके थ्रू जो 5 ईयर प्लान आया 1951 से जिसकी स्टार्टिंग हो गई थी, जीडीपी में इजाफा हुआ, पर कैपिटल इनकम बढ़ी, सेविंग बढ़ी, देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल क्रिएट हुआ, एफडीआई और एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ठीक है, सोशल सेक्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला, चाहे फिर आप बात कर लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की या लिटरेसी रेट की। केरला ने भी इसके अंतर्गत बहुत सारे फ्रूट्स एंजॉय करे एंड काफ़ी लिटरेट स्टेट बना, और उसने इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो भी केरला ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट करा। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में प्रोग्रेस हुई सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही। ठीक है, और उसी के चलते जब 8th 5 ईयर प्लान था, जब उसमें हमने एलपीजी रिफॉर्म्स की बातों को इनकॉर्पोरेट करा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो हमें लोन दिया था $7 बिलियन का, उसके अंतर्गत जो उन्होंने शर्तें रखी थी, जैसी भी रखी, चाहे वो हमारी मजबूरी थी या हमने मन से नहीं करा, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेटअप तो हमारे देश में पहले से ही था। चीज़ों को लेकर जो हम आगे बढ़े इंडस्ट्रीज़ को लेकर, तो उसकी वजह से अच्छी खासी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, और उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह से काफ़ी हद तक इम्पोर्ट को हम रोक सके, काफ़ी हद तक, मतलब और हो सकता था हमारा इंपोर्ट बिल और बन सकता था, लेकिन वो काफ़ी हद तक रुका, और गुड्स एंड सर्विसेज का बेसिकली एक फ्लो, एक फ्लड हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिला। उसके बाद भारत ने अपने आप को सक्षम बनाया, सेल्फ सफिशिएंसी उसने अचीव करी इन ऑलमोस्ट ऑल बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छी तरीके से भारत अपने डाइवर्स कर पाया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कर पाया इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इन टर्म्स ऑफ के बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे गुड्स अलग अलग चीज़ों के लिए जो यूज़ होते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोगों के लिए जो मतलब जो है इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल बेस जो है, वो तो क्रिएट हुआ, गुड्स तो क्रिएट हुए, सर्विसेज भी क्रिएट हुई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जॉब भी मिली। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम जो था वो बड़े तादाद में फैला, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, टेलीकम्युनिकेशन, और हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी महारत हासिल करी इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बड़े सारे मिशंस, स्पेस प्रोग्राम्स, इसरो को फंडिंग मिलना स्टार्ट हुई, तो उसने बहुत कुछ करा। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर को हमने बूस्ट दिया, तो प्राइवेट सेक्टर के योगदान की वजह से इनोवेशन और इन्वेंशन का माहौल भी हमारे देश में क्रिएट हुआ। लेकिन इसके साथ ही प्लानिंग कमीशन की कुछ बुराइयां भी जुड़ी हुई थी, कुछ क्रिटिसिज्म्स भी एसोसिएटेड है प्लानिंग कमीशन के साथ। गरीबी का नारा तो बहुत अच्छे से दिया प्लानिंग कमीशन ने, लेकिन वो फेलियर प्रूफ हुआ टू एलिमिनेट पॉवर्टी। इट फेल्ड टू एलिमिनेट इनकम एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जो आय को लेकर, आय इन द सेंस इनकम को कहते हैं, इनकम को लेकर और मेल और फीमेल के बीच में वर्किंग कंडीशंस को लेकर या भेदभाव को लेकर, या जो भी है, जो असमानताएं हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रही थी, प्लानिंग कमीशन उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। ठीक है, फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द एबल पर्सन्स, जिसको आगे चलकर एक और चीज बोली गई ना, क्या, जॉबलेस ग्रोथ। यूपीएससी ने 2016 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था मेंस में, जीएस पेपर 3 में, और जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट कौन सा था, G7 या G20 की मीटिंग हुई थी, मोस्ट प्रोबेबली G20 की मीटिंग हुई थी, वहां पर लीडर्स ने कंसेप्ट दिया था जॉबलेस ग्रोथ का। ठीक है, फेलियर टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स फुली। लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये सब चीज़ें जो थी ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। लैंड सीलिंग, फेलियर टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, फेलियर टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, रिच वर बिकमिंग रिचर, पुअर वर बिकमिंग पुअरर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आउटकम्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। शिक्षा का माहौल क्रिएट तो हुआ, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब तो बने, लेकिन बात वही है
लोगों को जॉब तो मिल नहीं सकी, काफ़ी काबिल लोगों को जिनके पास डिग्री थी, जो लोग शिक्षित थे, एंड इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के आउटकम जो थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। रीजनल इम्बैलेंसेज वर नोटिस इन द डेवलपमेंट। अब जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके ज़्यादातर फायदे जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो प्रॉस्परस राज्य थे, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इनको मिले, ठीक है। और बाकी जगह पर ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना कोई खास असर देखने को मिला नहीं इनिशियल लेवल्स पर। इसी के साथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, हर जगह पर सेम तरह की ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लान्स पर प्रोग्राम ड्राइवन रेदर देन डिमांड ड्राइवन। मतलब जब भी ये प्लानिंग कमीशन किसी भी प्लान को लेकर आती थी, उस प्लान के अंदर जो भी साल का एक पूरा का पूरा ब्रोशर जो तैयार करा जाता था, वो जनता को चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लानिंग कमीशन को इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने हिसाब से एक माहौल क्रिएट कर रहे थे कि हम तो जनता को देंगे, चाहे उनको पसंद है चाहे ना आए। एंड एक दिक्कत वाली बात और, राज्य की सरकारों के साथ कंसल्टेशन नहीं करी जाती थी। सेंट्रल लेवल पे प्लान बनते थे और वो राज्य के ऊपर थोप दिए जाते थे कि तुम्हें इंप्लीमेंट करने करना है। इन सारे माहौल के चलते बात आती है 2015 की, लेकिन इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ 2017 से नीति आयोग और नीति आयोग का प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान या प्लानिंग कमीशन तो अब अबॉलिश हो गया था। नीति आयोग जो क्रिएट हुआ, अब ये हमारे देश में प्लान लेकर आएगा कि नहीं आएगा। प्लान अगर आएंगे तो क्या वो 5 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, प्लान इंप्लीमेंट कैसे होंगे, ये प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है। अब हम इन सारी बातों को देखते हैं। तो बात करते हैं नीति आयोग की। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। MPPSC इसके बारे में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और वो एक एक वर्ड चेंज कर देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा करके दे देता है। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है UPSC आपको इतने इजी क्वेश्चन नहीं देने वाला। नाम है इसका, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको सेटअप करा गया था 1 जनवरी 2015 को, और उस टाइम पर जो 65 साल पुरानी जो प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था। 1950 में बनी थी। नीति आयोग जो है वो बेसिकली एक प्रकार से, जैसा कि आपको पता है, वो थिंक टैंक की तरह काम करता है ना। तो इट सीक्स टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल, डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन की तरह ये भी एक, इसके नेचर की अगर हम लोग बात करें, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, लक्ष्मीकांत में आपको पता है, जैसे कि एक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बड़े सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नीति आयोग के बारे में देखने को मिल रही है, आप चाहे उसको यहाँ से अच्छे से कवर कर लो तो आपकी मेहनत लक्ष्मीकांत के अंदर बच जाएगी। चाहे आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लेना तो आपको ये वाला मटेरियल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नीति आयोग का पूरा टॉपिक यहाँ पर गिवन है, जिसकी वजह से जो हम आज की क्लास में पूरा नीति आयोग तक जब तक ये करेंगे खत्म इस टॉपिक को, आपका लक्ष्मीकांत का एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सेक्शन के अंदर एक चैप्टर जो है नीति आयोग वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। अब थिंक टैंक का पर्पस क्या होता है, यानी कि प्लान, स्कीम, योजनाएं वगैरह सोचना किसी भी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फर्म के लिए, MNC के लिए। लेकिन ये क्योंकि पूरे देश के लिए सोच रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये एक नेशनल लेवल पे वर्क करता हुआ एक थिंक टैंक है, जिसको इस्टेब्लिश करा गया था ताकि एक स्ट्रैटेजिक, लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजिक कोई भी चीज़ होती है जो लंबे समय को टारगेट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टेक्निकल एडवाइस दे सके बड़े सारे सेंसिटिव मुद्दों पर कि इस चीज़ को तो सर लेकर चलना ही है। मतलब सरकार को बोले, प्रधानमंत्री को बोले कि सर जी इस चीज़ को तो लेकर चलना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चीज़ इंश्योर करनी है। इसके पीछे बैलेंस ऐसे आएगा, प्लान ही होगा, इंप्लीमेंट ऐसे होगा, ये सब चीज़ें होगी। अभी तक सुनने में आपको ये प्लानिंग कमीशन जैसी लगेगा, लेक्चर को आगे प्रोसीड होने दो, हम इसका ट्रैक बदल देंगे, फिर आपको पता लगेगा बनाया क्यों गया। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या खामियां थी जो कि नीति आयोग काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करता है, और इसी ऑब्जेक्टिव से उसको बनाया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन इसका कोई फाइनेंशियल रोल नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेशन दे सकता है, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फाइनेंस बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन एडवाइजरी बॉडी है। इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। नीति आयोग ने भी हाल ही में 2019-20 के आसपास की बात है,
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकाली थी, जैसा कि मैं आपको सेकंड एआरसी के बारे में बता रहा था ना, ऐसी नीति आयोग की वो पूरी की पूरी रिपोर्ट थी। उसने बड़े सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी, हेल्थ सेक्टर, विमेन सेक्टर और एग्रीकल्चर, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। वो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस भी हमें अपने मेंस में अलग अलग जगह पर कोट करनी है, जैसे एक सेकेंड एआरसी। लेकिन डोंट वरी, उसके लिए आपको रिपोर्ट नहीं खरीद के लानी है करोड़ बाग ओल्ड राजन नगर से, ना ही कोई बुक लेनी है। अब जो लेटेस्ट एडिशन की जितनी भी हम किताबें लेकर आए हैं, हमारी लक्ष्मीकांत, हमारा गवर्नेंस का मटेरियल और जो भी चीज़ें हैं, उसमें आपका वो टाइम टू टाइम कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अनलाइक प्लानिंग कमीशन, इट डज नॉट एंजॉय फाइनेंशियल पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू द स्टेट्स, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी कि वो उसके पास फाइनेंशियल पावर्स थी प्लानिंग कमीशन के पास कि वो कुछ जो फंड है वो राज्य को दे सकता था। अब जो फंड एलोकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल मिनिस्ट्री, ठीक है। नीति आयोग की कॉम्पोजिशन की बात करें, नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? सिमिलर, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन, जिसको प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करते हैं, ये करंटली छोड़ो। एक फुल टाइम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको भी प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट करा जाता है फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। और ये जो पर्सन होता है, सीईओ जो होता है, ही इज ऑफ द रैंक, ही और शी इज ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि कोई भी पर्सन अगर भारत की सरकार के अंतर्गत सेक्रेटरी है तो वो आईएएस ही होता है। 99.9999% केसेस के अंदर, ठीक है। और 4 फुल टाइम मेंबर्स अगेन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ये भाई साहब, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट दी गई थी, मोदी जी ने इनको अपॉइंट करा था अपने साथ वाइस चेयरपर्सन के तौर पर। ये भाई साहब को इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद थी, हमसे भी ज़्यादा, ठीक है। रिज़ाइन देकर ये बाहर चले गए यूरोपियन कंट्री पढ़ने कि मुझे आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है अपनी इकोनॉमिक्स की फील्ड में, मैं रिज़ाइन करता हूँ नीति आयोग से। तो ये है इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। आगे और जानते हैं और कौन होता है नीति आयोग में। मैक्सिमम 2 part-time members on rotational basis from relevant institutions. Maximum 4 members from among Union Council of Ministers. They are also nominated by the Prime Minister as ex officio members. क्योंकि वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो उन्होंने संभाल रखा हो, प्रधानमंत्री उनको क्या है, नॉमिनेट करेंगे। अगर वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है तो किसी का कोई चांस नहीं है। 4 बन सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद देयर आर सम स्पेशल इन्वाइटीज नॉमिनेटेड बाय द पीएम इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स, जिनको इकोनॉमिक्स की अपनी फील्ड में नॉलेज है अच्छी खासी। एंड नीति आयोग का जब ज़रूरत पड़े, प्रधानमंत्री को लगे, उनके मंत्रिमंडल को लगे, तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राज्य की सरकारों को एक सेक्रेटेरिएट होता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ऐसी नीति आयोग का भी एक सेक्रेटेरिएट बन सकता है कि वहाँ पर बैठ के सिर्फ प्लानिंग का काम, योजना का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम, सरकार को सुझाव देने का काम यही चल रहा है, लेकिन जब नेसेसरी लगेगा तब, ठीक है। जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, मतलब जो नीति आयोग को रेगुलेट करती है, बिकॉज ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी रेगुलेट करना है, और ऊपर से एडवाइजरी बॉडी है। तो जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, इट कंप्राइजेज ऑफ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एलजीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर एज इट्स मेंबर्स, एंड गवर्निंग काउंसिल इज हेडेड बाय प्रधानमंत्री। ये चीज़ प्लानिंग कमीशन में नहीं होती थी। बताओ, राज्य की सरकारों में से सभी मुख्यमंत्री को बिठाकर, केंद्र शासित प्रदेशों में से सभी राज्यपालों को बिठाकर, क्या ये कभी बातें होती थी कि चलो एक साथ मिलकर कंसेंसस के बेसिस पर प्लान को लेकर आते हैं? कभी ऐसा प्लानिंग कमीशन ने करा? आपने देखा क्या 12 5 ईयर प्लान के अंतर्गत कभी ऐसा करा गया? नहीं। ये इसकी अच्छी बात है ना। यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं इस वाले पॉइंट से, ये पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का
कौन से प्रिंसिपल को फुलफिल करता है, जल्दी बताओ कौन? वेरी गुड, शाबाश, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और एक बात मैं बता दूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर, ये तो सिर्फ नीति आयोग के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, और भी एग्जांपल दूंगा मैं इसके आपको। इसके बारे में यूपीएससी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पीएसआईआर में तो फिक्स ही मान लो इस क्वेश्चन को, और जीएस पेपर 2 में भी 2 से 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, एंड पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस गवर्निंग काउंसिल हैज रिप्लेस द अर्सवाइल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक चलती थी। ये एनडीसी का एक चैप्टर गिवन है हमारे लक्ष्मीकांत में, हम इसको पढ़ लेंगे, फिर बाद में वो जाकर कंक्लूजन दे देगा कि अब एनडीसी एग्जिस्ट नहीं करता जब से नीति आयोग आया है, लेकिन हम फिर भी इसको समझ लेंगे। चैप्टर उसी ऑर्डर में गिवन है कि नीति आयोग के चैप्टर से पहले या बाद में पता नहीं एनडीसी का कुछ चैप्टर गिवन है ये, और वहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रीजनल काउंसिल्स, जैसे गवर्निंग काउंसिल है ना, और पहले इसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रीजनल काउंसिल्स, जिनका स्पेशल टेन्योर होता है, विच इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द नीड बेसिस, एक स्पेसिफिक रीजन की नीड को एड्रेस करने के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट क्या आनी है, कैसे आनी है। और ये सुझाव कौन दे सकता है? ऑब्वियसली बात है, मुख्यमंत्री या फिर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, एलजीज। इट कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड एलजीज ऑफ यूटीज ऑफ द कंसर्न रीजन के। सर जी हमारे यहाँ पर स्केड्यूल्ड एरिया ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, और इंटरस्टेट डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ इशू हैं, हम माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ बहुत आती हैं। जैसा भी लगेगा नीति आयोग को सुझाव दो, नीति आयोग को अगर ठीक लगेगा तो वो रीजनल काउंसिल बना देंगे। लेकिन रीजनल काउंसिल एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और हर जगह बनेगी नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि नीति आयोग के सामने मैं प्रपोजल रखा तो नीति आयोग रीजनल काउंसिल बना ही देगा, ये भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अंडर नीति आयोग, इट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस एज कंपेयर टू द अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन। अभी 400 लोग पूरी की पूरी इसकी बॉडी के पार्ट है। ठीक है, क्यों? करंट सरकार है या किनारा है? मिनिमम गवर्नमेंट, ये नीति आयोग तक तो ठीक था, लेकिन मोदी जी ने इसको काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया यूपीएससी के लिए कि सीटें भी कम कर दो। जो पूरा का पूरा स्टाफ होता है नीति आयोग का, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हब्स, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब हमारे देश में कौन सी बॉडी का पार्ट है। टीम इंडिया हब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब यहां पे लिखा हुआ है ना, इट हैज 12 to 14 वर्टिकल्स, मतलब ये टॉपिक्स हैं। जैसे इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है हमें, इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, प्रायोरिटी पर इसे रखना है पहले, उसके बाद तीसरे नंबर पे से, दूसरे नंबर पे से, 14th नंबर पे इसे। इट हैज 12 to 14 वर्टिकल्स विच डील्स विद डिफरेंट सेक्टर्स, एंड यही जो हब है, इट बिल्ड्स नीति आयोग थिंक टैंक कैपेबिलिटीज, यानी कि इन्हीं के लिए नीति आयोग जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम करता है, योजना बनाता है, पॉलिसी बनाता है, लेकिन रिकमेंडरी रोल के साथ और नो फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। वो फाइनेंशियल पोजीशन देख लेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर उसको देना होगा तो। उसके बाद टीम इंडिया हब, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में एक जो चेन है, एक जो लिंक है फाइनेंस के मामले में, उसको बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया हब है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। ठीक है, एंड वैसे तो पूरा नीति आयोग ही एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन
नीति आयोग में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो वो पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको आगे कैसे नीति आयोग मतलब स्टेट्स के बीच में फेयर तरीके से डेवलपमेंट के मामले में कंपटीशन साझा करवाने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नीति आयोग के साथ रिलेट मत कर लेना। ऐसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, तो इंदौर के पास बहुत सारी लेवरेज है, बहुत सारे सहूलियत है इंदौर के पास। अब ऐसे कोई और स्टेट में कोई और सिटी हो, अगर वो भी ऐसा काम कर सके तो उसको भी इंदौर वाली फैसिलिटीज़, इंदौर वाली लेवरेज जो है वो सरकार की तरफ से जो भी डेवलपमेंटल एड है, ग्रांट है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रमोट कर रहा था वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को, लेकिन ज़्यादातर इसका स्पिरिट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ है। अब केंद्र सरकार राज्य की सरकारों के साथ ही मिलकर किसी भी प्लान को साझा करती है, जैसा प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर सारे मुख्यमंत्री इसके मेंबर्स हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के सारे एलजीसी इसके मेंबर हैं। इस वजह से जो ये लिंक है ना कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को लेकर और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर साथ चलेगी, इसको बोल जाता है टीम इंडिया हब। यहाँ पर लिख लेना, स्टेट्स हैं, यूटीज, पूरी की पूरी टीम लेकर चलना। प्लानिंग कमीशन में एंगल मिसिंग था, ठीक है। अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक टॉपिक करते हैं, इससे क्वेश्चन निकल सकते हैं। नीति आयोग इतना पुराना हो गया फिर भी यूपीएससी को पता है कि बेवकूफ़ लोग कुछ पढ़ते तो है नहीं, करंट अफेयर चाटते रहते हैं पूरे दिन बैठ के। आज भी नीति आयोग के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। वो एक टाइम पे लगता था लोगों को करंट अफेयर का पार्ट है, लक्ष्मीकांत में चैप्टर आ गया, हर जगह आ गया, लेकिन उसको पता है कि लोग पढ़ते ही नहीं है। मनी एंड बैंकिंग के बारे में आज तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसको पता है लोगों के पास कोई सोर्स ही नहीं है जहाँ पर एक जगह वो कंपाइलेशन करें। नेशनल इनकम के बारे में पूछता है, वो जानता है कि लोगों को डेफिनेशन भी नहीं पता नेशनल इनकम की, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम में फ़र्क क्या होता है बता ही नहीं पाएगा कोई 50 सेकंड के अंदर। तो ऐसी चीज़ों पर टारगेट करो जहाँ पर आपकी एज ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑफिसेज अटैच टू नीति आयोग। नंबर 1 डीमीओ, DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। जो भी डेवलपमेंट आ रही है उसको मॉनिटर करना है और उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन ठीक बैठी तो जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ रहा है, जस्ट गिव रिकमेंडेशंस एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट। एडवाइजरी रोल है इसका और रिकमेंडरी रोल है। इस वजह से इसको 2015 में नीति आयोग के साथ ही सेटअप कर दिया गया था, स्टैब्लिश कर दिया गया था एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग बाय मर्जिंग द पुराना वाला एक ऑर्गेनाइजेशन चलता था हमारे देश के अंदर, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, ठीक है। इसको कंबाइन करके, ठीक है, मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया डीमीओ एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ नीति आयोग। अब अटैच्ड ऑफिस है, नीति आयोग के अंदर काम नहीं कर रहा, तो क्या करता है नीति आयोग के लिए? इट मॉनिटर्स द स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स रिसर्च इनपुट वेयर एवर रेलिवेंट। तो मैंने यही बताया ना, या तो रिकमेंडेशन देगा या एडवाइस से देगा, बस, ठीक है। उसके बाद निलर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस 1962। इट वॉज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग कमीशन और एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको कंटिन्यू रखा गया है। ये भी एक ऑफिस है जो कि अटैच है नीति आयोग के साथ भी। इसको स्क्रैप करने की बात चल रही थी, लेकिन रिजुविनेट करने से सिर्फ नाम ही इसका चेंज होता है, बाकी इसका काम क्योंकि बहुत अच्छा है। इट्स मेन टास्क इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आप कहोगे ऊपर और नीचे वाले में फ़र्क क्या हुआ? भाई कोई फ़र्क नहीं है, सारे अटैच ऑफिस हैं, मिलकर रिकमेंडेशन एडवाइजेस देते हैं। डीएमईओ के ऊपर अगर पूरा काम दे दिया जाएगा, आलजी पड़ जाए उसका स्टाफ, पता चला अच्छी रिकमेंडेशन नहीं दे पा रहा है, तो नीति आयोग रिस्क नहीं लेता है, अपने साथ अटैच ऑफिस रखता है। जैसे एक प्रधानमंत्री के बड़े सारे पर्सनल एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में जो उनको रिकमेंडेशन देते हैं, ये देते हैं। एक एडवाइज़र सारी तरीके के प्रधानमंत्री को गाइड नहीं कर सकता और पता चला वो गाइड करने के चक्कर में मिसगाइड कर बैठे।
ठीक है, इसका काम है रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद अगेन अपना रिकमेंडेशन देना, अपनी एडवाइस देना सरकार को। ठीक है, नीति आयोग के 7 पिलर के बारे में हम लोग बात करते हैं। नीति आयोग इज अ फोरम जिसको कहा जाता है इट इज प्रो पीपल बॉडी। ये बनाई गई है टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। प्रोएक्टिविटी ये एक दूसरा पिलर है नीति आयोग का। लोगों की ज़रूरतें के हिसाब से नीति आयोग चलेगा, प्लानिंग कमीशन की तरह अपने आप से सोचकर प्लान थोपेगा नहीं। ठीक है, इन एंटिसिपेशन एंड इन रिस्पॉन्स टू द सिटीजन्स नीड ओनली। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स, empowering women in all aspects, inclusion of all the sections of the society in the process of the development of the country, equality of opportunity for all, especially youth, transparency of the administration। जब भी आपको औरतों के बारे में या महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ भी आए तो नीति आयोग का एक तो ये वाले पिलर का नाम जिक्र कर देना। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का कभी भी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन है तो एक पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट और इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शन को इंक्लूड कर देना। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आए जीएस पेपर 4 और 2 में तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी वाला। ऑब्जेक्टिव्स क्या नीति आयोग के, मैंने अभी आपको बताया लेक्चर स्टार्ट होते ही। एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की टेंडेंसी को इंकरेज करना, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हिस्सा कौन होगा, क्योंकि फेडरलिज्म जो वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हुआ कि देखो जो पावर है वो एक टेबल पर बैठकर शेयर होनी चाहिए। एक हिस्से पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है तो दूसरे हिस्से पर राज्य की सरकारों को बैठाना चाहिए। क्या ये थ्योरेटिकल है या सच में इंप्लीमेंट हुआ है? जी नहीं, सच में इंप्लीमेंट हुआ है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट अब किसी भी प्लान में साथ लेकर चलती है, किसे? स्टेट गवर्नमेंट्स को प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर्स को प्लस यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ये जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं एलजीस, राइट? क्या जीएसटी भी ऐसी बॉडी है? सभी मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चलती है क्या? बिल्कुल। जीएसटी बनी ही इस वादे पर थी, वरना मुख्यमंत्री तो रेडी ही नहीं थे उस टाइम पर। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी नहीं थी, तब ऑपोजिशन पार्टीज थी, वो रेडी ही नहीं थे, लेकिन एक वादे पे रेडी हो गए थे। इन्होंने कहा था 5 साल तक अगर कोई भी भट्टा बैठा या तुम्हारा कोई भी फाइनेंस कम हुआ, हम तुम्हें देंगे पैसा। लेकिन कोरोना जब आता है, 5 साल तब हुए नहीं थे पूरी तरीके से, उन्होंने कहा कोविड के टाइम की कंपनसेशन कर दो। तब हम उस राज को जानेंगे कि क्या सरकार ने वो 5 साल के वादे में कोविड के कार्यकाल को इंक्लूड करा कि नहीं करा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अभी नहीं खोलूंगा उसका राज, बताऊंगा क्या पूरे वादे को पूरा करा, बिल्कुल ही नहीं करा, या पूरे के पूरे वादे को पूरा कर दिया, बताऊंगा मैं आपको। जीएसटी का एक चैप्टर है हमारा लक्ष्मीकांत में, तब हम उसको पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन पॉलिसी मेकिंग, प्लान्स बनाना एट विलेज लेवल और सारे प्लानों को इकट्ठा करना जिससे डेवलपमेंट के फ्रूट्स हमें हायर लेवल पर भी दिखें। दैट इज प्लानिंग कमीशन के विपरीत जाकर इस बॉडी ने, नीति आयोग ने बॉटम अप अप्रोच अपनाई है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का सपना। Decentralization of policy making and decentralization of democracy. Special attention to sections at risk, vulnerable and marginal sections, जिनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अभी तक कोई फायदा नहीं मिला, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना अच्छे तरीके से।
ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट की भी बात हो, देश के नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट की बात हो। प्लानिंग कमीशन ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करा, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, समझौते करना विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक, उनसे भी पॉलिसी इनपुट लेना, बाहर से भी हम कुछ सीख सकें। एंड नीति आयोग विल वर्क एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, ताकि किसी भी अड़ंगे की वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर ना करे, ठीक है। फंक्शंस क्या नीति आयोग के? टू एक्ट एज अ थिंक टैंक, एडवाइजरी रोल, रिकमेंडरी रोल निभाना, एंड प्रोवाइड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स with strategic and technical advice across wide spectrum, wide range of key elements of policy making. Developing itself as state of the art resource center. State of the art मैंने आपको बताया था लास्ट मंथ के करंट अफेयर में, मैंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इस शब्द का जिक्र करा था। बिल्कुल मॉडर्न रिसोर्सेज की बात करना कि जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को चार चांद रख सकते हैं, विद द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड स्किल्स, जिसकी वजह से हम आने वाले समय के अंदर, लंबे समय के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का विजन देख सकते हैं सरकार के लिए, एंड टू डील विद इमरजेंसी वाले इश्यूज, कंटेंजेंट इश्यूज। टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ, ऊपर क्या पढ़ा हमने, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन इसके साथ ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ठीक है, इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देना, लिख सकते हो आप यहाँ पर। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वैसे मेन, लेकिन इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देना थ्रू बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एज वेल एज फेयर कंपटीशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो जनता को मिले, एक सिटी को मिले, टाउन को मिले, और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है वो एक रॉकेट की तरह ऊंचाइयां पकड़ लें, ठीक है। उसके बाद to develop mechanisms to formulate credible plans and policy framework at the village level and at higher levels of the government. क्यों? Because it is focusing on bottom up approach, इसलिए विलेज लेवल पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर लेवल पर चढ़ सके। To monitor and evaluate the implementation of the programs and schemes and focus on technology upgradation and capacity building of masses. To publish various socio-economic indices, और ये हम देखेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स ये पब्लिश करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था 2019-20 के आसपास ने डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें हर एक चैप्टर के बारे में, उसकी कमी और वो कैसे इम्प्रूव करा हो सकता है उसके बारे में उसने पूछा। सॉरी, उसने पूछा नहीं, मतलब उसने बताया, मतलब उस रिपोर्ट में बताया। यूपीएससी ने इनडायरेक्टली क्वेश्चन उससे पूछा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका वो उसी रिपोर्ट से सॉल्व हो सकता था, वो वैसे भी आपका जर्नल बुक से हो सकता था, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, इसने रिप्लेस कर दिया 5 ईयर प्लान को, क्योंकि नीति आयोग में सारी बातें मुझे समझ में आ गई। जैसे प्लानिंग कमीशन जब स्टार्ट हुआ था, छूटते ही उसने बोला था कि प्लानिंग कमीशन का काम है 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करना। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 में 5 ईयर प्लान जो है, पहला 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर प्लानिंग की कोई बात ही नहीं चल रही है। एडवाइजरी रोल, रिकमेंडरी रोल, बॉटम अप अप्रोच, पीपल पार्टिसिपेशन, गुड फ्रेमवर्क, गुड गवर्नेंस सिस्टम, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, राज्यों का सहयोग, केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग,
चेयरमैन ये होते हैं, मेंबर्स ये होते हैं, वो होते हैं। भाई प्लानिंग कहाँ गई अब देश की? अगर जब प्लानिंग कमीशन बचा ही नहीं है तो अब प्लानिंग कहाँ गई? तो देखो, नीति आयोग का एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, और जिसकी वजह से जो पुराना टर्म चलता था 5 ईयर प्लान, उसको रिप्लेस करते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग 5 ईयर प्लान, जो कि काम था प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग ने प्लानिंग के लिए बनाया है नेशनल डेवलपमेंटल एजेंडा। ये जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है नीति आयोग का, इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको एज इट इज याद करना है आपको, मतलब समझना है। मैं रट्टा मारने की बात नहीं है, तो वो अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगा। नीति आयोग का टॉपिक चलता ही रहेगा आपकी प्रिपरेशन में इंटरव्यू तक। विजन डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसमें नीति आयोग अपना प्लान बता देता है। सबसे पहले बात करते हैं विजन डॉक्यूमेंट की। विजन डॉक्यूमेंट को छोड़ो, आप आ जाओ डायरेक्टली यहाँ पर। 5 ईयर प्लान से छोटा प्लान इसने बनाया एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। ये एक 3 साल का शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान होगा। जब नीति आयोग जस्ट बना, उसने इसको 2017 से लेकर 2020 तक इस प्लान को बनाया था कि सरकार की जो भी पॉलिसीज चल रही हैं उनको एक्शन में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जाकर उसको इंप्लीमेंट करा जा सके। ये था एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। दूसरा नीति आयोग का होता है स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, और ये तीनों डॉक्यूमेंट साथ में चलते हैं, ठीक है। ये 7 साल का लंबा प्लान होता है। अब जैसे एक्शन प्लान फिर से लॉन्च कर दिया गया 2021 से लेकर 23 तक का, लेकिन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट 2023-24 में इस साल या अगले साल ये दोबारा आ जाएगा। ये 7 साल लंबा एक प्लान होता है टू कन्वर्ट लॉन्ग टर्म विजन इनटू इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी। अब लॉन्ग टर्म प्लान मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो मीडियम फेज का लॉन्ग टर्म प्लान, बहुत लंबा भी नहीं, लेकिन हाल फिलहाल का विद इन अ डिकेड जो कवर हो जाए। 7 साल का एक डिकेड में तो आ ही जाएगा ना, 7 साल आ जाते हैं एक डिकेड के अंदर, उसका प्लान। कुछ लंबे ऑब्जेक्टिव जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको शॉर्ट टर्म के अंदर अटेन कर ले, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या ओवर लॉन्ग टर्म के बीच में उसका टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक होता है विजन डॉक्यूमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, ये लंबे समय के अंदर विद इन अ डिकेड एंड अ हाफ 15 सालों के अंदर कहां देखने को मिलेगी, तो इट इज अ पर्सपेक्टिव प्लान। और जैसा कि आप जानते हो पर्सपेक्टिव प्लान को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। प्रॉपर डेफिनेशन पर्सपेक्टिव की होती है लॉन्ग टर्म, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? इट इज अ पर्सपेक्टिव प्लान कवरिंग अ ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर्स। तो ये लॉन्च कर दिया था नीति आयोग ने 2017 से लेकर 2032 तक का। इसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अलॉन्ग विद प्लान रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, सब कुछ आ जाता है कि भारत अपने आप को अगले डिकेड कहाँ सोच रहा है, अगले डिकेड एंड हाफ में कहाँ सोच रहा है, कहाँ पर अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग बनाना चाहता है, देश में क्या क्या लाना चाहता है, क्या क्या उसकी विजन है, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंडिकेटर्स, ये सब कुछ कैसे चेंज होंगे। तो उसके लिए जो रास्ते जाते हैं वो जाता है एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट, स्ट्रैटेजी प्लान डॉक्यूमेंट, देन विजन डॉक्यूमेंट। ये करा है इसमें। अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं है कि मतलब हमें 5 साल के अंदर इंडिया अटेन करना है। छोटे गोल्स 3 साल के अंदर, उससे बड़े गोल 7 साल के अंदर, लंबा गोल 15 साल के अंदर। तो 5 ईयर प्लान की जगह कौन से 3 प्लान आ गए? 3 ईयर, 7 ईयर और 15 ईयर। 3 ईयर वाले का नाम क्या? एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। 7 साल वाले का नाम क्या? स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। 15 साल वाले का नाम क्या? विजन डॉक्यूमेंट। और ये क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं नीति आयोग ने कौन से प्लान के अंदर शामिल करेगी। क्योंकि देखो हर एक कंट्री को अपने नेशनल प्लान के अंदर तो अपना नहीं है। अगर प्लानिंग कमीशन चल रही होती तो वो हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर बोलती रहती कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फिर से कंटिन्यू करने, फिर से कंटिन्यू करने, फिर से कंटिन्यू करने, क्योंकि वो 5 साल करके था, है ना। अब नीति आयोग ने अपने कौन से प्लान के अंदर इसको बोल रखा है? एक्शन प्लान के अंदर कि 2030 तक इसका लिमिट है ना।
32 तक जो हमारा टाइम फ्रेम है, 15 साल का, डिकेड एंड हाफ का। डिकेड एंड हाफ मतलब डिकेड होता है 10 साल का, एंड हाफ का मतलब 5 साल और, यानी कि 15 साल। डिकेड एंड हाफ बोल रहा हूँ मैं इसको। तो उसके अंतर्गत हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है, डिफेंस पे भी ध्यान देना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इनपुट्स और अलग अलग स्पेस मिशंस, कंट्रीज के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को निखारना है और देश के अंदर सोशल इंडिकेटर्स, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल, ये सब कुछ हमें इम्प्रूव करना है। ये लंबे समय के अंदर होगा उसकी, लेकिन जो सीढ़ियाँ जाएंगी वो जाएंगी एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट से होते हुए और थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के अंदर स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट से स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट से होते हुए 7 साल वाला। अब बात करते हैं हम लोग नीति आयोग का। ये जो एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट होता है 3 साल का, इसमें नीति आयोग ने मेजर एजेंडा क्या रखे होंगे? अब क्योंकि नीति आयोग ने 2017 से 20 तक का प्लान जो है वो करा था, बनाया था। अब हमारे लिए तो एक प्रकार से ये जैसे 5 ईयर प्लान पहला था, तो जब नीति आयोग जब से बना तो पहले ही प्लान एक तरीके से है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर यही है। 23 वाला अभी चल रहा है तो उसके एजेंडा को बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 21 से 23 वाला, और मैं आपको ये भी वादा नहीं कर सकता कि 23 वाला वो प्रॉपर 23 ही होगा, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, ठीक है। हमारे लिए जो इंटरव्यू में काम का है वो यही वाला है, 3 ईयर एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। अगर अनटिल अनलेस नीति आयोग अपनी कुछ रिपोर्ट में मतलब बेसिकली हमें पेश कर दे कि एक और एक्शन प्लान 2023 तक का, 24 तक का उसने क्या अचीव करा, लेकिन हमारे इंटरव्यू या हमारे मेंस के लिए क्या होगा मयूर, श्रेया, आशिमा, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट 2024 के लिए स्प्लिट, ठीक है, क्योंकि 7 साल पूरे हो जाएंगे 17 से 24 तक में। अब डेफिनेटली सरकार 2 चीज़ों में तो बचा लेगी अपने आप को, 20 और 21। क्यों? कोविड की पहली वेव और सेकेंड वेव, लेकिन उसके बाद 24 तक की जर्नी कैसी होगी? अब इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? ये काम आपके लिए बना बनाया कौन सा डॉक्यूमेंट कर देता है ये सब कुछ एनालिसिस का? इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे आपका पूरा काम कर देता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कुछ चैप्टर आया, लेट्स रिव्यू एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट, लेट्स रिव्यू नीति आयोग स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, तो उस साल वो हमारे काम का है। करंट अफेयर में कुछ आर्टिकल आया तो हमारे काम का है, वरना ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आप इस पेज को याद रखना जब तक आपका 2024 का पेपर पूरे का पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। 7.17 पेज नंबर को ये आपकी हेल्प कर देगा पूरी की पूरी, ठीक है। तो मेजर एजेंडाज अंडर 3 ईयर एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार ने जो इसके अंदर 3 साल के अंदर अचीव करने को जो बोला था, सरकार आगे भी अगर इस प्लान को परस्यू करेगा तो 3-3 साल के अंदर सरकार इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमेगी। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रास्ता दे रहा हूँ कि मेंस में अगर कभी भी आंसर राइटिंग आ जाएगी कि नीति आयोग के 3 ईयर एक्शन प्लान के कुछ एजेंडास के बारे में कमेंट करो, और क्या नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बेसिस पर भारत उन सारे वादों को, उन सारे प्लान को, उन सारे सपनों को पूरा कर सका है कि नहीं कर सका है, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज रहेंगे वो। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो एक एक सपना है ना, इस एक एक सपने के ऊपर हर साल यूपीएससी पता नहीं क्यों, मैं राज दे रहा हूं आपको ये, ठीक है, एक टिप दे रहा हूं बहुत बड़ी, गलत साबित हूं ना, उसी वक्त फाउंडेशन कोर्स छोड़ के चले जाना और फीस वापस ले लेना। आप 2016 से 17 से पेपर उठा रहे हो मेंस का, हर साल 3 ईयर एक्शन प्लान के अंदर जो एक एक ये जो चीज़ें हैं ना जिसको अटेन करनी है, इनमें से एक चीज़ निकाल रहा है और मेंस का क्वेश्चन बना देता है 15 नंबर का, 10 नंबर का। कहता है कि भारत ने ये सपना देखा, मतलब वो नीति आयोग के बारे में जिक्र नहीं करता, कहता है भारत ने ये सपना देखा था, क्रिटिकली एग्जामिन करके बताओ कि ये सपना कहाँ तक पूरा हुआ है। इंडिया ने ये प्रॉमिस करा था, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज करके बताओ ये सपना कहाँ पर पूरा हुआ है। हर साल आप देख लो, हर साल, और इससे ये क्वेश्चन ऑर्डर में बनते चले जा रहे हैं। गारंटी है मेरी है, करके देख लो आप। ऐसा लाइव पेपर होंगे, मतलब यूपीएससी के जो पेपर होते हैं वो तो आपके पास वो होते ही है ना, कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रूफ के तौर पर होते हैं, कोई टेस्ट सीरीज तो होती नहीं वो,
अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर सिर्फ एजेंडा दे रखे हैं, इसका कंटेंट कौन देगा फिर हमें? तो टोट और दिक्कत वाली बात क्या है, मजाक सुनो, साला पूछना चाहिए जीएस पेपर 3 में, इन क्वेश्चंस को डाल रहा है जीएस पेपर 2 में और पीएसआईआर में, ठीक है, डाल रहा है 3 में डाल रहा है, लेकिन हर साल 2 और 3 में मतलब देखने को मिलता है, 2 में भी देखने को मिल जाता है, जबकि 2 इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड आईआर। क्यों पूछ रहा है? बिकॉज नीति आयोग का ये 3 ईयर एक्शन प्लान अगर पूरा हो गया, मतलब कोई एक विजन पूरा हो गया, अच्छी बात, नहीं हुआ है बुरी बात है, लेकिन अच्छी और बुरी बातें किससे बनी है? गवर्नेंस से, इसलिए वो गवर्नेंस सेक्शन के अंदर जाकर पूछ रहा है। और 2 का आप लोगों ने पता नहीं सिलेबस देखा कि नहीं देखा, एजुकेशन और हेल्थ टॉपिक्स वहां पर मेंशन्ड है, इंक्लूसिव ये जो इंक्लूसिव नेचर ऑफ सोसाइटी है या इंक्लूसिव ग्रोथ है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये पूछ रहा है। सबसे पहले टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 4.5% to 3% by 2018 to 2019 and revenue deficit from 3.2% to 0.9% by 2019 to 2020. आप एक बार के लिए ये जीएस पेपर 3 आपका, ठीक है, इसमें आप जरा इस क्वेश्चन को देखो। How are the principles followed by नीति आयोग are different from those followed by the erstwhile planning commission in India? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लोग वहां बैठ के सोच रहे हैं क्या लिखना है। अच्छा आगे का अभी मैं डॉक्यूमेंट आपको देता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, एक डिफरेंस करके कॉलम बन रखा है, उसमें आपका ये पूरा का पूरा डिफरेंस क्या बना है। उसके बाद डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, जॉब क्रिएशन इन ट्रेड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट along with regional strategies to improve the development parameters in northeast, coastal areas, island regions, north Himalayan states and desert and drought prone states, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फैसिलिटेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, एंड लास्ट माइल मतलब दूर से दूर तक डिजिटल कनेक्टिविटी हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल हाउस होल्ड्स बाई 2022, LPG connection to all households, elimination of black carbon by 2022, extension to city gas distribution program to 100 smart cities, create a national science and technology and innovation foundation, and identify and deliberate on the national issues with regard to science and technology. एक रोड मैप तैयार करना for closing selected loss making public sector enterprises and strategic disinvestment 20 identified सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, ठीक है, टैक्स इवेजन को टैकल करना, टैक्स बेस को एक्सपेंड करना और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना थ्रू रिफॉर्म्स, जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स सच एज क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स सच एज अमेंड एक्ट्स, लॉन्च नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इनहेंस वेलफेयर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, यूथ, माइनॉरिटीज, रिजर्व क्लास, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड सीनियर सिटीजन यानी कि वल्नरेबल और मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, and environment related measures in order to tackle city pollution, adopting sustainable practices including sustainable use of water resources. सारे पॉइंट देख लिए, सारे पॉइंट समझ लिए। अब यहाँ देखो जरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के चलना, और तब से ही देख के चलना जब से 2017 की बात है, जब से नीति आयोग को, ठीक है, तब से आप देख के चलो जरा। कह रहा है यहाँ पर ग्रोथ वाला सपना था ना, जॉब क्रिएशन का सपना ट्रेड इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर, 2015 में नीति आयोग बना, प्लानिंग कमीशन की बुराई करते करते। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद सबको साथ लेकर चलना है, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ के बारे में कह रहा है यहाँ पर,
हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, साल देखो 2022, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, इसकी बात कर रहे हैं। कहाँ गया ये? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा वो देना, लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है। 2021 का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ। कह रहे लास्ट माइल डिलीवरी करनी है बैंकिंग की और उसकी वल्नरेबल सेक्शंस को लेकर चलना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर से इंक्लूसिव ग्रोथ। बात कर रहा था यहाँ पर इसकी, कहाँ गया ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, पीपीपी मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पीपीपी। देख लो साल भी देख लो सामने, 17, 18, 22। एक्सपेक्टेड पेपर होता है यार, एक्सपेक्टेड पेपर। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिकोडिंग पर। हमें तो भाई रट्टा मरवा दो, कहीं से बता दो जड़ी बूटी कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, सोचना ही नहीं है बैठ के। वो कह रहे हैं ना इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कह रहे हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल को यूज करना है एंड डेलिब्रेट ऑन नेशनल इश्यूज के, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल इश्यूज को टैकल करने में काम आ सकती है ना। तो हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाने में। ऐसे एरियाज की बात कर रहा था ना जहां पर कुछ ना कुछ, हाँ ये रहा, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती है, ड्रॉट प्रोन वगैरह, ये सब कुछ ना कुछ होता है। ये देखो वाटर स्ट्रेस एरियाज के अंदर नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट कैसे मदद कर सकता है। साल देख लो फिर से 20, 19 सब नीति आयोग के बाद है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन अगेन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। बस अब जितने दिखाऊंगा उतने कम है। ऐसे ही जीएस पेपर 2 के अंदर भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। ये जो गवर्नेंस वाला इसका पार्ट होता है ना, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ के देखो कि मतलब क्या है ये सब चीज़ें। एजुकेशन और इनके ऊपर भर भर के क्वेश्चन ही पूछ चुका है। ये देखो हेल्थ के बारे में सेम वही चीज़ है जो जीएस पेपर 3 में आपको देखने को मिलेगी ना, एजुकेशन के ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, फिर एजुकेशन, एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ, यही चल रहा है उसका। मैटरनल हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, सैनिटेशन, हाइजीनिक नीड्स, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। और आप साल देख लो सारे के सारे, 17, 18, 20, 21, 22। और कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहोगे? 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर में तो बंदा बंदी बाहर हो जाते हैं। प्रीलिम्स निकालने के बाद जो मेंस नहीं निकाल पा रहा तो वो बेवकूफ़ होता है, उसने मेहनत नहीं कर रखी। मतलब बेवकूफ़ इन द सेंस इसलिए होता है उसने चीज़ों का रट्टा मार रखा, उसने समझा नहीं पेपर को, ठीक है। तो डोंट वरी, जो डिकोडिंग वाली सीरीज लेकर आऊँगा, इसलिए मैंने आपको इस ग्रुप पे मेंशन करता है। एक क्वेश्चन के बारे में मैं 2-2, 2.5 घंटे लगाऊंगा, बताऊंगा आपको कि एक टॉपिक कितने सारे जगह पर निशाना मार सकता है आपका, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और आपको ये भी पता लग जाएगा 2024 में क्या आने वाला है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।